हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू दी नोटबुक प्लस। चलिए आज का सेशन शुरू कर लेते हैं एंड वी हैव आज हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं ऑन द टॉपिक कॉल्ड मैरिज, किनशिप एंड फैमिली। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, नंबर वन वो कहता है, आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मैरिज। डेफिनेशन ऑफ मैरिज पूछा है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और आप जानते हैं मैरिज क्या है। मैरिज हैज़ बीन डिफाइंड डिफरेंटली। आपकी मैरिज जो है, मिलानविस्की जो है, MALINOWS, मिलानविस्की सर जो है, ही हैज़ डिफाइंड मैरिज एज कॉन्ट्रैक्ट। ही हैज़ डिफाइंड मैरिज एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द production, difference and maintenance of children, right? Similarly, अगर आपने obviously marriage पढ़ी होगी, Horton and Hunt sir has defined marriage as marriage is approved social pattern. How he defined Horton and Hunt sir has defined marriage as, sorry dear friends, has defined marriage as approved social pattern, whereby two or more persons establish a family, right? So क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि नीचे दिए गए में से बेस्ट डिस्क्रिप्शन मैरिज की क्या है। मैरिज इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिप्रोडक्शन? यस, यहाँ देखा हमने कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिप्रोडक्शन है, राइट? मलोनविस्की के सर के हिसाब से, राइट? इज इट अ सोशल ऑब्लिगेशन? इज इट अ यूनियन प्रोवाइडिंग म्यूचुअल कंपेनियनशिप और एन इकोनॉमिक अरेंजमेंट? डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ ऑप्शन ए, इफ यू आर थिंकिंग देन इट्स रॉन्ग, बिकॉज येस इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिप्रोडक्शन, बट अप्रोप्रिएट आंसर आपको देना है। देन अप्रोप्रिएट आंसर for your question number one is it is a union providing mutual companionship, right dear friends? So the another important MCQ or the question from this section is, dear friends, which function of marriage पूछ रहा है involves meeting needs for belongingness and intimacy? Which function of marriage involves meeting needs for belongingness and intimacy? तो कौन सी फंक्शन मैरिज की इन्वॉल्व करती है मीटिंग नीड्स फॉर बिलोंगिंगनेस या इंटीमेसी? ये रेगुलेटिंग सेक्सुअल बिहेवियर, साइनिंग फैमिली रोल्स, सोशलाइजिंग फ्यूचर सिटीजन्स, मीटिंग इमोशनल नीड्स। इनमें से कौन सी फंक्शन ऑफ मैरिज है जिसमें हम वी मीट द नीड्स फॉर बिलोंगिंगनेस एंड इंटीमेसी? डियर स्टूडेंट्स, नंबर टू आपका डिस्कस हो रहा है, आप भी प्लीज़ डू गेस। सो your the appropriate answer, dear friend, is the function of marriage which involves needs for belongingness and intimacy is meeting emotional needs, dear friends. So another important MCQ is in a polygynous marriage a man can have one wife, two wives, up to four wives, unlimited wives, dear friends. So you should have, I suppose you should have idea about polygamous marriage, right? A man can have, अगर आपने डियर स्टूडेंट्स यू हैव आइडिया अबाउट इट तो आप भी कोशिश कर लें व्हाट इज़ द राइट आंसर आपके हिसाब से, आपके प्रिपरेशन के हिसाब से। एंड लेट मी टेल यू, in a polygamous marriage a man can have up to four wives, which means your option C is the correct option. Similarly, your number four says which type of polygamy involves marriage the sister of one's wives, right? किस टाइप ऑफ मैरिज में, ठीक है, जो पॉलीगैनी इन्वॉल्व करती है मैरिज सिस्टर्स ऑफ वन वाइव्स, ठीक? इज इट फ्रैटर्नल, इज इट सोरल, इज इट नॉन सोरल और क्रॉस, राइट? सो इफ यू हैव स्टडीड then the right option is sororel, dear friends. The another important question, dear friends, is your number 5, which says that under which marriage
rule is marrying within one wife's village prohibited, which means कि किस marriage rule में marrying within one's village is prohibited, right? Is it exogamy, it is endogamy, it's village exogamy or kin exogamy? किस मैरिज रूल में मैरिंग जो विद इन वंस विलेज है वो प्रोहिबिटेड है डियर फ्रेंड्स? नंबर 5. सो इफ़ यू हैव स्टडीड दिस सेक्शन थ्योरली इन डेप्थ, आपने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं कवर कर लिए होंगे, देन प्लीज़ डू प्लीज़ आप कोशिश करें कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है. देन ओबियसली मैं भी आपको बता दूंगा कि राइट ऑप्शन इसका क्या है. सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपका ध्यान सही से चल रहा है, देन दिस इज़ द विलेज exogamy. If you have guessed the option C, then this is the right option. It's not exogamy, it's not kin exogamy, it's not endogamy, it's the village exogamy, in which marriage rule is that marrying within one's village is prohibited, right? So number 6, dear friends, is what does pinda refers to in the context of marriage prohibition? क्या रेफर करता है? सिबलिंग, lineage, clan, family. So is it sibling? If you are guessing, then it's wrong. Family obviously नहीं है, तो अगर आपने पढ़ा होगा obviously अच्छे से, then it refers to Pinda refers to lineage in the context of marriage prohibition. Number 7 for you, dear friends, is Hindu marriage rituals typically involve. जो हिंदू मैरिज रिचुअल्स है टिपिकली उसमें क्या है इन्वॉल्वमेंट? इज इट डाउरी एक्सचेंज? इज इट योर ऑप्शन ए? इज इट सप्तपदी अराउंड फायर? इज इट निकाह सेरेमनी? इज इट एक्सचेंज ऑफ रिंग्स? डियर फ्रेंड्स, हिंदू मैरिज की बात हो रही है, उनके रिचुअल्स की बात हो रही है. टिपिकली क्या वो इन्वॉल्व करता है? वो करता है डियर फ्रेंड्स, यू माइट बी एबल टू गेस राइट आंसर. सो कहते हैं हम सप्तपदी अराउंड फायर, राइट. डियर फ्रेंड्स, नंबर 8 फॉर यू इज इन ए मुस्लिम मैरिज सेरेमनी व्हाट डज इजाब कबूल रेफर टू? मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ए डाउरी, bridal wheel removal or circumambulation or wheel removal or dowry or marriage contract. So dear friends, नंबर 8 मुस्लिम मैरिज सेरेमनी के बारे में पूछ रहा है. उसमें एक टर्म आपसे पूछ रहा है इजाब कबूल के बारे में. दिस इज इजाब कबूल इज डियर फ्रेंड्स व्हाट? समथिंग लाइक, it is dear friends marriage contract. So number 9 for you is hope कि आपके साथ ये MCQ बुकलेट जो है शेयर की गई है, आप खुद से भी इसे अपने एंड पे प्रिपेयर कर रहे होंगे. वी आर जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्प्स ऑफ इट. कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ साथ चल के आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर पाएँ. सो नंबर 9, पोस्ट डाइवोर्स Muslim women have to observe halala, A iddat, B talaq or hajj. Obviously this should not be a big deal for you. It is iddat, which a Muslim woman should have must have to observe after divorce. Allah na करे को किसी का हो. So number 10, under Muslim personal law in India dash dash can perform marriage, right, ceremony. Under Muslim personal law in India dash dash can perform marriage ceremony. Qazis, pandits, priests, Maulvis. वो वन ऑफ द जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से कौन परफॉर्म मैरिज सेरेमनी कर सकता है, ठीक है. सो मौलवीज एंड काजीज में कंफ्यूज न करें खुद को. दीज आर काजीज डियर फ्रेंड्स. सो नंबर ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन. Number 11 for you dear friends is, so dear friends, consanguineous kinship refers to relations based on consanguineous kinship refers to the relation based on blood ties, affinal ties, milk ties or adoptive ties, right? Which one of the following is correct option dear friends? पढ़ा है आपने? If not, then please let us
तो आप हमें भी बता दें, नहीं पढ़ा तो वी विल डिस्कस दीज कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल। जो जो आपने चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, मोर डिस्कशन की ज़रूरत है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की और भी ज़रूरत है, प्रॉपर डिस्कशन तो वो भी कर देंगे। हम आपका टाइम बचाने के लिए भी और हम स्टिक खुद को कर रहा हूँ कि सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाऊँ और कोशिश करूँ कि आप देखें कि उन क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हैं अपने एंड पे। देन आप अकॉर्डिंगली नोट्स पे, बुक्स पे, अपने सोर्स पे रिविजिट करके चीज़ों को रिवाइज करें। Consanguineous kinship refers to relations based on blood ties, affinal ties, milk ties or adoptive ties. Which one of the following is correct, dear friends? It is, dear friends, अगर आपने पढ़ा होगा consanguineous kinship, it refers to blood ties. What? It refers to blood ties. So option A is your correct option. Number 12 says, which type of residence is more common for married couple in India? Simple. Which type of residence is common? More common, rather, more लिखा है for married couple in India. It is matrilocal, it is avenilocal, right? Avunculical, sorry, pardon me for my pronunciation. It is patrilocal or neolocal, right? I suppose कि आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, यू हैव आइडिया अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट? सो मैं आपको देन हियर इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप देखें कि आप करेक्ट आंसर को गेस कर पा रहे हैं नहीं। होपफुली दी जो रेजिडेंस होती है इंडिया में कॉमन मैरिड कपल के लिए, वो डियर फ्रेंड्स कौन सी होती है? वी नो वो कहाँ रहते हैं, वो है पैट्रीलोकल, डियर फ्रेंड्स। दो ऑप्शन सी इज़ the correct option. Number 13 for you is, inheritance and succession in India majorly follow a dash dash system. जो inheritance है या सक्सेशन है आपकी इंडिया में, वो मेजरली क्या फॉलो करता है, कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? मैट्रिलिनियल, ठीक है, बाइलेटरल, मैट्रिलिनियल, बाइलेटरल क्या वो फॉलो करता है? पेट्रोचल और मेट्रोरिकल, ठीक है, मेट्रोरिकल और पेट्रोरिकल, राइट, दीज आर द सिस्टम्स। और आई सपोज कि यहाँ पे इन मैट्रिलिनियल, बाइलेटरल, पेट्रोरिकल, मेट्रोरिकल जो है, इन सिस्टम्स को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपने इन्हें पढ़े होंगे तो यू मे बी नाउ एबल टू आंसर दी क्वेश्चन नंबर 13, जो आपके इनहेरिटेंस और सक्सेशन के सिस्टम्स के बारे में पूछता है, जो मेजरली फॉलो इंडिया में होता है, राइट डियर फ्रेंड्स? सो आपको पता होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी बिग डील फॉर यू, इट इज़ पेट्रोरिकल और पेट्रोरिकल. Number C, which is followed in India. It is the system which is followed in India for the inheritance and succession. So dear friends, fictive kinship refers to relatives, right? Fictive refers to fictive kinship जो है वो refer करती है to relatives which are by marriage or of same lineage or by blood or by choice. Those relatives which are by choice or by blood or of the same lineage एंड बाई मैरिज. तो कौन से फिक्टिव किनशिप किन चीज़ों की ओर रेफ़र करता है डियर फ्रेंड्स? इट रेफर्स टू दोज, जो वो रिलेटिव्स जो बाई चॉइस रिलेटिव्स होते हैं डियर फ्रेंड्स. सो द नंबर डी इज योर करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर, राइट? सो नंबर 15 फॉर यू इज, विच फीचर इज जनरली सीन एज डिक्लाइनिंग इन अर्बन जॉइंट फैमिलीज? कौन सा फीचर जो अर्बन जॉइंट फैमिलीज में है वो डिक्लाइन होता हुआ हमें नज़र आता है, ठीक है? इज़ इट कलेक्टिव अथॉरिटी, इज़ इट इंटरडिपेंडेंस, इज़ इट कॉमन रेजिडेंस और शेयर्ड एसेट? नंबर 15, इज़ इट डियर फ्रेंड्स, इट इज़, यहाँ आपका ध्यान आई थिंक कॉमन रेजिडेंस पे जा रहा होगा, बट दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन. आई प्रिज्यूम कि शायद आपका ध्यान यहाँ जा रहा होगा क्योंकि अर्बन सोसाइटीज़ की बात हो रही है, बट द अप्रोप्रिएट आंसर डियर फ्रेंड्स इज, इट इज़ द कलेक्टिव अथॉरिटी. इट इज़ collective authority which has been seen as declining in urban joint families, dear friends. So number 16, a set of siblings would be an example of a dash dash family. set of siblings जो है किस फैमिली की एग्जाम्पल हो सकती है? इज इट एन एग्जाम्पल, जो सेट ऑफ सिबलिंग्स है ये किसकी एग्जाम्पल हो सकती है? कॉन्जुगल, न्यूक्लियर, कॉन्संगवीन और स्टेम. डियर फ्रेंड्स, सेट ऑफ सिबलिंग्स की बात हो रही है और सेट ऑफ सिबलिंग्स में क्या पूछ रहा है आपको कि
नीचे दिए गए कौन सी जो सेट ऑफ सिबलिंग्स की एग्जाम्पल, सेट ऑफ सिबलिंग्स वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश फैमिली, कौन सी फैमिली की होगी? कॉन्जुगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, कॉन्सैंग्यूइन फैमिली और स्टेम फैमिली, राइट? सो आई प्रिज्यूम कि आपने अच्छे से कॉन्सैंग्यूइन पढ़ा होगा, देन सेट ऑफ सिबलिंग्स जो है इट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सैंग्यूइन फैमिली, राइट? सो ऑप्शन सी इज योर appropriate answer. Number 17 for you is families play a limited role. Families play a limited role in which of the following sphere? Families has obviously role. कहाँ पे limited role है families का? किस sphere में? Value transmission, identity formation, livelihood provisions और knowledge dissemination, right? इन चारों में से फैमिली का कहाँ लिमिटेड रोल है डियर फ्रेंड्स? दैट इज़ ओबियसली वैल्यू ट्रांसमिशन जो है फैमिली से होती है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन भी फैमिली से होती है, लाइवलीहुड प्रोविजंस ओबियसली फैमिली से पॉसिबल हो पाते हैं, बट नॉलेज डिसेमिनेशन जो है वो वहाँ पे फैमिली का लिमिटेड रोल होता है, बिकॉज द अदर इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पीयर ग्रुप्स एक्सेट्रा, दे हैव द रोल देयर टू प्ले. सो द ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन. Number 18, rearing of children is associated with which function of family? Family has different functions, and rearing of children is associated with which function of family? Is it associated with the economic function, reproductive function, educational or emotional function? Rearing of children के बारे में पूछ रहा है कि किस फंक्शन के साथ रिलेटेड है फैमिली ऑफ फंक्शन ऑफ फैमिली, राइट? एकोनॉमिक, रिप्रोडक्टिव, एजुकेशनल और इमोशनल, डियर फ्रेंड्स. नंबर 18 आपसे पूछ रहा है. ओबियसली रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन जो है ये जो फंक्शन है इट्स एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ फैमिली जो है डियर फ्रेंड्स विच इज़ reproductive function, dear friends. So the number 19 for you is families are interested with upholding continuity in. Our families are interested with something, with upholding continuity in what? In nationhood, belief system, governance structures, lineage and ancestry, right? Which of the following families को इनमें से जो है किस चीज़ की अमानतदारी दी गई है? तो अपहोल्डिंग कंटिन्यूटी इन व्हाट? नंबर 19 डियर फ्रेंड्स, इट शुड बी इजी फॉर यू. ओबियसली नेशनलहुड के साथ फैमिलीज़ का कुछ लेना देना नहीं है. बिलीफ सिस्टम, फैमिलीज प्ले रोल इन बिलीफ सिस्टम्स, बट मोर अप्रोप्रिएट आंसर अगैन विच इज़ लीनेज एंड एंसेस्ट्री. लीनेज एंड LI, लीनेज एंड ancestry, dear friends, is the something which has been entrusted with upholding, which has been entrusted to the families to continue or to uphold. So the number 20, dear friends, which family member generally has the most authority in rural Indian households? Is it mother, grandfather, is it father or elder son? Which family member generally has the most authority in rural Indian households? ठीक है, रूरल इंडियन हाउस की बात हो रही है. फैमिली में अथॉरिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? एंड वी हैव द ऑप्शंस गिवन, मदर, ग्रैंडफादर, फादर, एल्डर सन, राइट? सो दिस शुड बी सिंपल फॉर यू डियर फ्रेंड्स. आप गेस भी कर लें. ओबियसली हमारे यहाँ वालिद साहब जो हमारे होते हैं उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है. सो नंबर 21 फॉर यू इज़ जॉइंट फैमिलीज इन इंडिया हैव शोन ग्रेटर व्हाट? कंटिन्यूटी, डिक्लाइन, आइसोलेशन और एसिमिलेशन. क्या जॉइंट फैमिली जो हमारी हैं इंडिया में उन्होंने क्या शो किया है? ठीक है, एज पर द स्टैटिक्स जॉइंट फैमिलीज हैज़ शोन डिक्लाइन. ठीक है, हम दो हमारे दो. Number 22 for you dear friends is which challenge is less faced by urban nuclear families nowadays? So जो challenges है is less faced by, right? Here is the stress. Which challenge is less faced by urban nuclear families nowadays? Is it migration pressure? Is it generational bonding? Is it women's employment? Is it support from kin?
कौन सा लेस चैलेंज है, ठीक है, विच मीन्स ऑल options given are the challenges which are faced by urban nuclear families nowadays, but we have to take that option, mark that option which is less faced by the urban nuclear families, right? Number 22 for you, dear friends. Dear friends, it is generational bonding which is less faced by urban nuclear families nowadays, right? Familial identity in India draws on elements like totems, last names, first names based on kin terms, family crests. Difference number 23 for you. It is the first name based on kin terms on which familial identity in India draws. It's this is the element on which जो हमारी familial identity है in India में वो बेस्ड होती है फर्स्ट नेम बेस्ड ऑन द किन टर्म्स, राइट? So number 24 for you is voting in blocks along dash dash lines. Voting in blocks along dash dash lines reflect a political function of kinship in India. Voting on which lines, which of the following, ठीक है? Voting in blocks along which lines reflect a political function of kinship in India? On party lines, on gender lines, on caste lines, on religion lines. किन आधार पे हम वोट करते हैं जो रिफ्लेक्ट करती है पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ किनशिप इन इंडिया, ठीक है? क्या पार्टी बेस पे जब हम वोट करें तब, जेंडर बेस पे, कास्ट बेस पे और रिलीजन बेस पे, राइट? It is, dear friends, when we vote on caste basis, it reflects the political function of kinship, right? So the number 25 for you is persistence of joint families in India shows their irrelevance, resilience, rigidity, redundancy, dear friends. So the option, sorry, dear friends, it shows their resilience, it shows their resilience, dear friends, because if the joint families are still persistent in India, it shows their resilience, not irrelevance, obviously, not rigidity, obviously, not redundancy, right? So these were the important MCQs from the section. Here is an important announcement. We will हम आपके लिए जो सेशंस आने वाले हैं उनमें और इम्पॉर्टेंट जो है मोर MCQs, इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट जो है लाने वाले हैं ऑन ऑल द सेक्शंस फॉर दिस एग्जाम, फॉर द JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र, हर सेक्शन के लिए भी और सोशोलॉजी के लिए भी, और हम MCQs लाने वाले हैं हर एक सेक्शन को कवर कराते हुए और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, बिकॉज हमें अपने एंड पे भी इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं, सोर्सेस हैं, देखनी पड़ती हैं टू फ्रेम दीज MCQs, इन पे काम करना पड़ता है। तो एट द सेम टाइम कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर एग्ज़ाम, वहाँ भी हमें ध्यान देना पड़ता है, सो दैट कि आपका जो भी पर्टिकुलर एक सिंगल क्वेश्चन भी अगर यहाँ प्रैक्टिस होता है या आपको दिखाया जाता है, कोशिश कराई जाती है कि आप भी इसका आंसर कर पाएँ, तो वो आपका वो पॉसिबिलिटी हो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए या उसी टॉपिक के इर्द गिर्द में पूछा जाए, सो दैट एट द एंड रिजल्ट हमारा हो कि आपका इंशाल्लाह मुस्तान जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग मी इन दिस सेशन।